देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए न्यूज़ एट 4 की शुरुआत करते हैं। खबर है जेवर में जीएसटी टीम की छापेमारी का विरोध। यह खबर मिल रही है। छठे दिन की छापेमारी के दौरान व्यापारियों ने विरोध किया है। व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विरोध के साथ साथ आपको बताएं, रेड करने पहुंची टीम का विरोध। व्यापारियों ने नारेबाजी की है। जीएसटी टीम के अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा है और यहां रेड करने के लिए टीम पहुंची थी जीएसटी की, जहां जेवर के व्यापारियों ने टीम का विरोध किया है। जीएसटी टीम के ऑफिसर्स को विरोध का सामना करना पड़ा है। जेवर में जीएसटी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां व्यापारी एकजुट होकर, लामबंद होकर जीएसटी टीम के ऑफिसर्स का विरोध करते नजर आए। रेड करने के लिए जीएसटी टीम पहुंची थी। व्यापारियों ने एकजुट होकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ललितपुर में जीएसटी की छापेमारी का व्यापारी संगठनों ने विरोध जताया है। दरअसल 2 दिन पहले की बात है। जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर जीएसटी छापेमारी का विरोध जताते हुए व्यापारिक संगठन ने कहा कि जीएसटी की छापेमारी बंद होनी चाहिए। हम विरोध करते हैं। छापेमारी से व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। वहीं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा, नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके जगह जगह छापेमारी की खबर से व्यापारियों में रोष की खबर भी आनी शुरू हो चुकी है। व्यापारियों ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा, जहां पर उनका कहना यह है कि जीएसटी की टीम छापेमारी करके तमाम व्यापारियों का शोषण कर रही है। सहारनपुर में जीएसटी की छापेमारी का विरोध प्रदर्शन हुआ है। व्यापारियों ने पूर्व भाजपा सांसद का घेराव किया, जीएसटी की छापेमारी रोकने की मांग की है और मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सहारनपुर से ऐसी ही खबर आ रही है। आपको बताएं, जीएसटी की टीम, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और अब ये खबर आ रही है जगह जगह से, जहां व्यापारी एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर जीएसटी की छापेमारी ये बंद नहीं होती है तो बहुत जल्द वो चेतावनी देते हैं कि आंदोलन पर आ जाएंगे। आज पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक एक जिले के अंदर एक एक नगर इकाई द्वारा और जिला इकाई द्वारा इस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का घेराव करके आज किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल एक है कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 सप्ताह से लगातार व्यापारियों के यहाँ पर जीएसटी के छापे किए जा रहे हैं। और केवल जीएसटी की बात नहीं है, श्रम विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, विद्युत विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, आपका बाकी सभी विभाग, चाहे वो खाद्य विभाग हो, जीएसटी का विभाग हो, सभी सड़कों पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। तो आज इसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस अभियान को आरंभ किया गया है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनके द्वारा यह अपील की गई है कि जीएसटी विभाग और अन्य विभागों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई ना की जाए। हमने उनसे ज्ञापन लेकर और आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। समस्त जो अधिकारीगण हैं उनसे इस संबंध में हम वार्ता करेंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो किसी भी रूप में। बहुत ही ईमानदारी से सहारनपुर का व्यापारी कार्यकर्ता आया है। ये विषय हम हर स्तर पर रखेंगे। खबर बस्ती से है, जहां लाशों के मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा है। 3 दिन पहले गायब हुए एक युवक की लाश मिली है और सीएमएस स्कूल के पास गायब युवक की लाश मिलने की खबर आ रही है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। हरैया पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। हरैया थाना क्षेत्र के मनोरमा नदी के पास युवक का शव बरामद हुआ है। 3 दिन पहले इस युवक के लापता होने की खबर मिली थी, लेकिन अब इस युवक का शव मिला है। हरैया थाना लगता है, जहां पहुंच करके पुलिस ने इस शव को कब्जे में लिया है। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। लेकिन बस्ती में शवों के मिलने का यह सिलसिला बताया जा रहा है, जहां 3 दिन पहले ये युवक गायब हुआ था और अब इसकी लाश मिली है। फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल रूम में सुसाइड करने वाले छात्र के माता पिता और परिजन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और दूसरे स्टाफ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल 3 दिसंबर को फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के सुसाइड करने की खबर आई। घर वालों का इल्जाम है कि कॉलेज प्रशासन और स्टाफ की वजह से परेशान होकर फर्स्ट ईयर के छात्र शैलेंद्र कुमार संखवार हॉस्टल रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसे लेकर छात्र छात्राओं ने काफी हंगामा किया था।
मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन 7 दिन से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद माता पिता और परिजन धरने पर बैठ गए हैं और जाहिर तौर पर तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि उनका साथ देते भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इनकी मांग ये है कि सिर्फ मुकदमा करने से काम नहीं होगा। 7 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे बेटे की हत्या की गई है, उसने आत्महत्या की है। सही तरीके से अभी तक हमें कोई पता नहीं चला है अभी तक, और ना ही अभी तक हमें कोई कमरा दिखाया गया, ना ही वो जगह दिखाई गई और ना कुछ दिखाया गया। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जांच हो, निष्पक्ष तरीके से हो जांच हो। जो लोग दोषी हैं उनको पहले तो वहाँ से हटाया जाए, उनको हटाने के बाद जांच हो, क्योंकि जब तक वो लोग हटेंगे नहीं तो बच्चे बयान नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि सही न्याय मुझे मिल पाएगा। खबर सोनभद्र से है। तालाबों की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल इंडियन ऑयल द्वारा 3 तालाबों की सफाई का काम सितंबर के महीने में कराया जाता है, मगर पालिका ने छठ पूजा पर ही तालाबों की सफाई करा दी। अब इंडियन ऑयल द्वारा इन 3 तालाबों पर सफाई कराने का शिलापट्ट लगाकर लाखों रुपए का गोलमोल कर दिया गया है। इस मामले में अधिशासी अधिकारी विजय कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने का हवाला देते हुए सवाल से पल्ला झाड़ लिया। इधर डीएम का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। देखिए, ये मामला मुझे संज्ञान में आया है और इस मामले के तथ्यों की जांच के लिए अधिकारी के माध्यम से मैं जांच रिपोर्ट प्राप्त कर रहा हूँ और जांच रिपोर्ट के हिसाब से जैसा भी होगा उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के नवाबगंज नगर पालिका निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि लोग अपने बैनर से उनकी फोटो हटा दें और नगर पालिका नवाबगंज चुनाव के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग अपने कर्म के हिसाब से चुनाव लड़ें। लेकिन बड़ी बात यह है कि बैनर पोस्टर में अपनी तस्वीरों को लेकर के, उसके इस्तेमाल को लेकर के सांसद का कहना यह है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़े, सबको अधिकार है, लेकिन बैनर पोस्टर से सांसद की फोटो का इस्तेमाल ना करें, ये बात भी उन्होंने कही है। और कृपया सारे प्रत्याशी हो सके तो मेरा फोटो उतार दें और अपने अपने कर्म के आधार पर लड़ें। न मैं किसी को रोक रहा हूं और न मैं किसी को लड़ा रहा हूं। यही हमारा अंतिम संदेश है। न प्रतीक भूषण जाएंगे, न करण भूषण जाएंगे, न सुमित जाएंगे, सुमित भी नहीं जाएंगे, और न हम जाएंगे। कोई चुनाव में भाग नहीं लेगा, नवाबगंज के चुनाव में कोई भाग नहीं लेगा। सब स्वतंत्र, जिसकी इच्छा हो लड़े, जिसकी इच्छा न लड़े। मैं किसी को मना नहीं करूंगा और किसी को लड़ाऊंगा। यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने आगामी होने वाले निकाय और लोकसभा 24 के चुनाव में पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार गोप ने बाराबंकी में अपने निजी आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और इस दौरान प्रदेश सरकार का घेराव करते हुए कहा, लोकसभा 2024 के चुनाव में बिना अखिलेश के केंद्र में सरकार नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी बढ़ी है, हर वर्ग परेशान है और रामपुर में चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का इस्तेमाल, जिस तरीके से उन्होंने इस बात को भी रखा, जनता बदलाव चाहती है, बड़ा परिवर्तन चाहती है 2024 में और निकाय चुनाव में पार्टी मजबूती से लड़ेगी। आज जनता, गरीब, किसान, नौजवान सब परेशान है सरकार से, सब बदलाव चाहते हैं। मैनपुरी की ऐतिहासिक जी, खतौरी जी ये बता रही है कि जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता निरंतर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। अपने नेता, हम सब नेता अखिलेश यादव जी नेतृत्व में काम कर रहे हैं और जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, प्रदेश की जनता अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ हमारे सांसद जीतेंगे। बिना अखिलेश यादव की दिल्ली की सरकार नहीं बनने वाली है। खबर बलिया से है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर दानिश अंसारी का पलटवार सामने आया है। यूपी और देश का मुसलमान तरक्की की ओर बढ़ रहा है, ये कहना है दानिश अंसारी का। कुछ दल और कुछ नेता मुस्लिमों के हितैषी होने का दावा करते हैं। ये दल और नेता नहीं चाहते कि मुसलमान शिक्षित हो। दानिश अंसारी ने यह भी आरोप लगाया है सीएम और पीएम मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमान अब बीजेपी प्रत्याशियों को वोट कर रहा है, ये भी कहते हैं दानिश अंसारी। तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष के कहने के बाद जिस तरीके के बयान सामने आए, उस पर पलटवार दानिश अंसारी का। मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ के आप देखिए, चाहे आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो, हमारे जो बहराइच का और लखीमपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव है, और सबसे बड़ा एक उदाहरण जो रामपुर का जो उपचुनाव हुआ,
जहां 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और वहां भाजपा का कैंडिडेट जीता है। इस वजह से जो MIM के नेता हैं, ये उनकी तिलमिलाहट है, क्योंकि जनता ने उनको एक सिरे से नकार दिया है। जनता की जो जनता ने जो उन्हें नकारा है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। औरैया जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक प्रेमी युगल ने पहले सुसाइड नोट लिखा, फिर एक साथ फांसी के फंदे पर लटक गए। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़की नाबालिग बताई जा रही है। मामला बिधुना थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है नाबालिग प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर जाकर प्रेमी के साथ अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। इससे पहले दोनों ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें दोनों ने जिक्र किया, हम दोनों ने ये कदम अपनी मर्जी से उठाया है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मेरे परिवार को परेशान न किया जाए। परिजनों का कहना है कि दोनों एक दूसरे से मिलते थे, शादी करना चाहते थे। लड़की नाबालिग थी, इसीलिए परिजन राजी नहीं थे। सवेरे भतीजा इधर आया होगा धनिया लेने, तो यहाँ कुंडी देखी खुली, वैसे कभी कुंडी खुलती नहीं है, मतलब ताला जो चार आरा काटते हैं तो तभी खोलते इसको। कुंडी देखी खुली गई, आज ताला लगा नहीं इसमें, तो उन्हें अंदर से देखा कि बंद कुंडी है। तब पता चला कि इनको ये घर बताया प्रमोद ने, फांसी लगा। लड़की नाबालिग है और आपस में प्रेम करते थे। सुसाइड नोट भी लिखा है इन्होंने, आपस में हाथ बांध दिया था कि हमें अलग न किया जाए। अब परिवार से पूछताछ में निकल के आए कि परिवार को जानकारी नहीं थी और समझता हूँ अगल बगल के रहने वाले थे, तो इसीलिए इन्होंने सुसाइड कर लिया। बॉडीज को कब्जे में लेके पंचनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। खबर रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर मायावती का सवाल, जहां मायावती ने ट्वीट कर सपा से सवाल किया है। रामपुर में सपा की पहली बार हार पर चर्चा गर्म है। कहीं ये सपा भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा तो नहीं? मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की जरूरत है। खतौली सीट पर बीजेपी का हार, ये भी संदेह के दायरे में है। तो मायावती ने ट्वीट करके ये सवाल उठाया है। ट्वीट का कंटेंट आपके सामने है। यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग कराकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का ही परिणाम तो नहीं? इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। इसके बाद खतौली विधानसभा उपचुनाव पर भी लिखती हैं, इस सीट पर बीजेपी की हुई हार को लेकर यहां काफी संदेह बना हुआ है, यह भी सोचने की बात है। और उधर बसपा सुप्रीमो मायावती के आरोप पर सपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस जीत से निराशा नहीं होनी चाहिए। समाजवादियों की ये जीत नहीं, बल्कि ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों की जीत है। जो बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कह रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आप पिछला चुनाव देख लो, समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उस तरीके से टिकट दिए गए। हालांकि उस पहलू पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कैसे हटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये दिल्ली का रास्ता इनको मिला था। उत्तर प्रदेश की जनता ही इन्हें रोकेगी। तो मायावती के ट्वीट पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पलटवार भी सामने आया है। कहते हैं सपा में हमारी कोई मिली भगत नहीं है, हमारी मिली भगत होती तो मैनपुरी खतौली क्यों हारते। ये कहा भूपेंद्र चौधरी ने। हम जो जीते हारे हैं उसकी समीक्षा शुरू की है। तो हम मैनपुरी और खतौली क्यों हार गए? हमारी किसी से कोई मिली भगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उन लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अब रामपुर हम जीते हैं, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो कमी रही है हमारे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उन कमियों को जानकारी करके समीक्षा करके आगे बढ़ें।
खबर गाजियाबाद से है। गुस्से में कार्यक्रम से लौटे राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल। ये जानकारी मिल रही है। यूनानी संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम से सांसद गुस्से में लौट आए। कार्यक्रम में बैठने की जगह नहीं मिलने पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा, आयुष मंत्रालय से शिकायत करूंगा। देखिए, कार्यक्रम था यूनानी पद्धति में इलाज मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर सांसद का बड़ा आरोप है कि बैठने की जगह तक नहीं थी इस कार्यक्रम में। अब मैं आयुष मंत्रालय से शिकायत करूंगा कि किस तरीके का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज, किस तरीके का ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें सांसद को बैठने की जगह नहीं मिली और ये बात निकल करके सामने भी आई। उनका गुस्सा भी पब्लिक हुआ, सबके सामने आया। कुछ कहेंगे सांसद जी, जिस तरह से आपको जगह ऊपर नई मंच पर आपके लिए रखी गई और कार्यक्रम से आपको वापस लौटना पड़ रहा है। सांसद जी, आपके लिए ऊपर कहेंगे सांसद जी, जिस तरह से आपको खबर लखनऊ से है। बड़ा हादसा टला है। यूपी परिवहन निगम की चलती बस में आग लगी है। कानपुर से लखनऊ की तरफ ये बस जा रही थी। बस में सवार 4 दर्जन से अधिक यात्री थे, लेकिन यहां हादसा टल गया है। गनीमत ये रही कि किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन तस्वीरें आ चुकी है। ये देखिए आप, यूपी परिवहन निगम की चलती बस में आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से लोग शीशा तोड़ करके आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इस बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस की कंडीशन देखिए आप, धुआं उठ रहा है, लोग शीशा तोड़ करके लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। मौके पर भीड़ लग गई, ट्रैफिक लग गया, हॉकिंग हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चलती बस में आग कैसे लगी। 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस की फिटनेस को लेकर के फिर से नए सिरे से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। अब गनीमत सिर्फ इतनी है कि कोई हताहत, कोई झुलसा नहीं है। वक्त रहते यात्री बाहर निकल आए और लोगों ने आग को बुझाया, लेकिन किस तरीके से आग बुझा रहे हैं ये भी देखना होगा। करने दो। चलती बस में आग की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां लोगों ने आग को बुझाया है। 40 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे। रोडवेज की ये बस है। इसी के साथ न्यूज़ एट 4 में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।